चलो तो लास्ट जो हमने किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह खत्म किया, उसके रिगार्डिंग हमें क्या सॉल्व करना है, न्यूमेरिक सॉल्व करना है एक्सरसाइज का, सॉरी एग्जांपल का है फर्स्ट, पॉकेट में ही पेन, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3.1 एस्टिमेट करने के लिए बोला एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर। तो एक कॉपर वायर है, इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, उसकी हमें क्या डिटरमाइन करने के लिए बोला है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, ओके। और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें यहां दे दिया है, तो जो डेटा हमारे पास गिवन है ना, तो पर्टिकुलरली उसको लिख देते हैं, ध्यान देना। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भाई हमारे पास, 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रहा है, 1.5 एम्पियर। अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम्स कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एक कॉपर एटम रफली 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ कॉपर भी दिया है, डेंसिटी को हम डी से इंडिकेट कर रहे हैं यहां, 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। एंड एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर कितना दिया है, 63.5 U, मतलब इसको ग्राम पर मोल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपको पहले तो ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है, ड्रिफ्ट स्पीड करंट के थ्रू, उसके लिए हमारे पास रिलेशन था J = NVD, J = I/A, दैट मीन I = NVD के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। I है, एरिया है, तो वो सारी चीजें मैं यहां लिख देता हूं, फ्रॉम I = NEVD इंटू क्या होगा, A होगा। हमें एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड VD कैलकुलेट करनी है, तो क्या आएगा, I/NE इंटू A। क्लियर हुआ। अल्टीमेटली हमारा फाइंड करने का गोल क्या होना चाहिए, I/NE एंड A। तो A हमें यहां ऑलरेडी दिया है 1 × 10⁻⁷। करंट की वैल्यू भी हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, क्या नहीं पता है, दैट इज अ स्मॉल n। कहीं भी क्वेश्चन में आपको स्मॉल n के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि देखो आप बी में बाद में कहीं डेटा है ही नहीं बी के बाद, तो आपको अल्टीमेटली यहां फाइंड क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्मॉल n। स्मॉल n क्या है भाई, नंबर डेंसिटी, क्या है भाई, नंबर डेंसिटी। तो हमें यहां बोला है कि भाई ईच एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ईच एटम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब हम क्या करते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का गोल होना चाहिए, बट हम फाइंड करेंगे नंबर डेंसिटी ऑफ एटम, क्योंकि जितने नंबर डेंसिटी ऑफ एटम बनेगा उतने ही नंबर डेंसिटी ऑफ क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा। क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम उतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई वी कैलकुलेट द नंबर डेंसिटी ऑफ द एटम। क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स। क्लियर हुआ यहां तक का, ओके। नंबर डेंसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब ध्यान देना, हमारे पास मास है, डेंसिटी है, एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास है, मतलब 1 मोल जब हमारा या क्या होगा भाई, कॉपर होगा, तो 63.5 ग्राम उसमें मास हो जाता है। डेंसिटी भी हमारे पास है, नंबर डेंसिटी फाइंड करनी। तो याद रखना, वी नो द नंबर डेंसिटी, वी नो नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हुआ यहां तक का, ओके। अब देखो हमें यहां 63.5 ग्राम कॉपर का नंबर ऑफ एटम दिए हैं, क्या दिए हैं, नंबर ऑफ एटम। दूसरी चीज हमारे पास यहां है क्या, डेंसिटी। तो वी नो द डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यह आई थिंक मैंने कुछ गलत लिखा है, मास नहीं आएगा, क्या आएगा, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, N/P। बट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसको मैं यहां पुट करूं, सो नंबर डेंसिटी, ध्यान देना मैं इसको थोड़ा सा स्केलिंग डाउन कर लेता हूं। देखो नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिया आपने, m/d। अब एक चीज ध्यान रखना, m मतलब क्या है, हमने यहां लिया है एटॉमिक मास लिया है ना। तो जब एटॉमिक मास लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू, में एग्जैक्टली यहां लेना क्या पड़ेगा,
Na लेना पड़ेगा, एवोगेड्रो नंबर। सो हमारे लिए स्मॉल n इज इक्वल टू Na इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल M। अब इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। सो Vd इज इक्वल टू क्या बनेगा, I बाई E इंटू ए, और स्मॉल n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Na इंटू डी डिवाइडेड बाई कैपिटल M, दैट इज द, ऊपर चला गया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। करंट कितना है, करंट कितना है 1.5 एम्पियर, कैपिटल M कितना है 63.5 ग्राम पर मोल। अब ध्यान देना, डेंसिटी का यूनिट कौन सा है, केजी, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम पर मोल में यूज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ये बन गया किलोग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर 6.023 10 या तो 2 इंटू 10⁻23। डेंसिटी कितनी है 9 इंटू 10⁻3। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है 10⁻⁻7। अब इसको रिजोल्व करें, 1.5 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 6.022 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 1.6 करो, 1.09 10⁻, पावर का सॉल्यूशन करते हैं -3 -23 -3 +19 +7, क्या आंसर आया -2 -3। ओके, तो -3 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड आएगी, मतलब ऑलमोस्ट 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड इतनी ड्रिफ्ट स्पीड होगी। हो गया दोस्त, क्लियर हुआ? जो हमें फाइंड करना था ड्रिफ्ट स्पीड वाला मामला यहां होता है खत्म। उसके बाद क्या बोला है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन इन अबोव विथ, मतलब कंपेयर करनी है थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो याद करो हमारे पास थर्मल स्पीड का फॉर्मूला था 3RT/m0 अंडर रूट 3RT/m0, या तो कैपिटल M जिसको हम क्या बोलते थे, V बोलते थे, थर्मल स्पीड। कौन से स्टैंडर्ड में ये वाला आया था फॉर्मूला, 11th में आया था। कौन से चैप्टर में, काइनेटिक थियरी। ठीक है, केटीजी में था, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा था। अंडर रूट 3RT/m3, R की वैल्यू कितनी होगी 8.31, टेम्परेचर कितना आएगा भाई, कौन सा टेम्परेचर बोला है देखो तो, थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर कितना लेते हैं 25 केल्विन में लेना पड़ेगा ना, 298 केल्विन डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है भाई 63.5 ग्राम में नहीं चलेगा तो 10⁻³ और उसका रूट। अब देखो जैसे बोलूं वैसे रूट बाद में करना, 3 इंटू 8.31 इंटू 298 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 63.5। अब रूट करो, 1000 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, -3 नीचे, ऊपर जाएगा +3, 3.044 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गई थर्मल स्पीड। तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, मतलब थर्मल स्पीड क्या बोला है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब Vd ऊपर रहेगा नीचे रहेगा Vt। Vd कितना है भाई 1 मिलीमीटर है, 1.1 10⁻³ और 342 मीटर पर सेकेंड है। अब मीटर पर सेकेंड ये भी हो गया, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 342, 0.32 10⁻² क्या हो जाएगा -3, मतलब 3.2 10⁻⁻5 ये रेशियो आएगा। कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड इज 3.6 -6
3.2 into 10⁻⁻⁶ टाइम देन द थर्मल स्पीड ऑफ द कॉपर एटम। अब बुक में क्या आंसर दिया है, अलग होगा। उनका अलग होगा। केल्विन 300 लिया है, ओके। बाकी फॉर्मूला यही लिया है 3RT/m। m मतलब एक एटम का ही मास होगा ना, मतलब वो तो यहां से मिलेगा, तो 3RT/m0 यूज कर सकते हो आप। Na से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो एक एटम इंटू Na करे तो क्या बन जाएगा, टोटल मास बन जाएगा ना, वो तो हमने लिया है, तो फॉर्मूला सही है। 3 kBt लिया है ना, ठीक है। तो अब आंसर कितना आ रहा है, मतलब कितना, अब देखो उन्होंने क्या किया है, kBt/m लिया है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ लिखा है, ऑर्डर ऑफ मतलब पावर के फॉर्म में, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, चलेगा वैसे। क्लियर हुआ, ऑर्डर के फॉर्म में लिया है। 3√RT/m के क्या लिया है उन्होंने, ऑर्डर में लिया है, तो उन्होंने कैलकुलेशन में 3 भी नहीं लिया होगा। अब यहाँ 3 हटा दो, यहाँ 300 ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा जो बुक का है वही, ठीक है। वो बाद में आप कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर के हिसाब से गए कि भाई इतने ऑर्डर में हो सकता है, तो कोई स्पेसिफिक है नहीं, तो उसको छोड़ो। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो जो ड्रिफ्ट मोशन करवाता है, ठीक है, ड्रिफ्ट मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड होने के लिए भी कुछ स्पीड टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो उसके साथ कंपेयर करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्पीड से एस्टेब्लिश्ड होता है, लाइट की स्पीड से। मैंने बोला था ना, फील्ड का कंसेप्ट पढ़ा है तब ये चीज बताई थी। तो फील्ड होता क्या है, हमने कंपेयर किया था ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। अर्थ ने बोल दिया, अर्थ को सन ने बोल दिया कि भाई मैं कल से ग्रेविटेशनल फोर्स इतने बजे नहीं लगाऊंगा, तो आफ्टर कितने मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद हमें पता चलेगा भाई ग्रेविटी लगाना बंद कर दिया। क्यों, तो जो इसने फील्ड लगाया वो तो हमारे तक पहुंचेगा ना, और पहुंचने में कितना टाइम लगता है, लाइट की स्पीड जितना। तो फील्ड को कंपेयर करेंगे किसके साथ, मतलब फील्ड की स्पीड को अप्लाई करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, ठीक है। सो ये वाला जो हमारा बी वाले में 1 नंबर का केस था, दिस इज द ए। अब देखो इसमें 2 नंबर का क्या बोला है, किसके साथ कंपेयर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की स्पीड के साथ, दैट मीन ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन क्या होगा, लाइट की स्पीड, ठीक है। सो वीडी कितना है, 10⁻³ है, 1 × 10⁻1.1 10⁻3। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸, 1 डिवाइडेड बाई 3 0.333 3666 इंटू 10⁻³ प्लस 8 मतलब -8 आएगा, नीचे है ना, -8 होगा, तो कितना होगा, -3 -8 कितना होगा, -11। सो 3.67 10⁻12 इंटू सी, मतलब लाइट की स्पीड के कंपेयर में ड्रिफ्ट स्पीड 3.67 इंटू 10⁻12 टाइप होगी। क्लियर हुआ, तो न्यूमेरिक हो गया खत्म। तो उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिक की बात करते हैं। एक्सरसाइज में जो लास्ट है ना, पार्ट 1 मतलब उन्होंने जो लिया है ना, दैट इज अ kBt/m, ऑर्डर ऑफ लिया, मतलब पावर के फॉर्म में है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उन्होंने सिर्फ पावर कंसीडर किया, ऐसा बोल सकते हैं। लास्ट वाला 3.9, नेक्स्ट वीक चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम रहेगी, होगी तो ठीक है, क्योंकि कई लोगों के स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा बहुत शेड्यूल ऊपर नीचे जाने वाला है अब एग्जाम के लिए।
बट जब भी एग्जाम होगी तो चैप्टर नंबर 3 की होगी। तो अब आगे बात करते हैं द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो आपको दिया है, दैट इज 8.5 10⁻28 पर मीटर क्यूब होता है। How long does an electron take to drift from one end of the wire which is 3 meter long to its other end? मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना टाइम लगेगा इफ वायर की लेंथ कितनी हो 3 मीटर। तो टाइम फाइंड करना है। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कौन सी होगी, ड्रिफ्ट स्पीड। डिस्टेंस दैट इज द लेंथ ऑफ वायर, कितना है भाई 3 मीटर, डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट स्पीड करनी है। तो हमारे पास देखो यहाँ करंट का वैल्यू भी दिया है, कितना है भाई 3 एम्पियर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोला है वायर का, कितना है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो इजीली अभी हमने लास्ट न्यूमेरिक में जैसे ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई किया था, बट वहां हमने एड ऑन में ड्रिफ्ट स्पीड भी फाइंड की थी, सॉरी नंबर डेंसिटी फाइंड की थी। नंबर डेंसिटी यहाँ फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दिया है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, I इज इक्वल टू NE VD इंटू A। VD इज इक्वल टू क्या होगा I बाय ANE। I कितना है 3 एम्पियर, एरिया है 2 × 10⁻⁻6, नंबर डेंसिटी है 8.5 10⁻28, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम चिपका देते दैट इज 1.6 10⁻⁹ कूलम। सो 3/2 डिवाइडेड बाय 1.8 8.8 डिवाइडेड बाय 1.6 0.10 110। हाँ तो ज्यादा स्टूडेंट 110 बोल रहे, 110 की ओर आगे बढ़ते। अब देखो 28 - 19 प्लस -6 करो पहले। तो 28 -6 -19 -3 ऊपर गया -3 मीटर पर सेकेंड। सो 1.1 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आवर ड्रिफ्ट स्पीड। इसको यहाँ पुट करेंगे, वायर की लेंथ दैट इज द डिस्टेंस, कितना ट्रैवल करेगा, जितनी वायर की लेंथ होगी उतनी। बोला ना भाई एक इलेक्ट्रॉन को वायर के 3 मीटर लेंथ के वायर में एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब ट्रैवल कर रहा है इतनी स्पीड से, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा 3 मीटर लेंथ का, और ड्रिफ्ट स्पीड हमारे पास है 1.1 10⁻⁻4 ऊपर गया तो 7 2 10⁻4 सेकेंड, मतलब 27200 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा। डिवाइडेड बाय 3600 करो, 7 आवर, बस 7.5 घंटे लगेंगे 3 मीटर के वायर को क्रॉस करने के लिए। इफ करंट कितना होगा 3 एम्पियर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होगा, तब तो इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे आई थिंक 3-4 लेक्चर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 4 लेक्चर तो खत्म हो ही जाएंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन वहां से घुसा यहाँ पहुंचेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, तो ये था एक्सरसाइज का 3.9। उसके बाद (3.3) एक्सरसाइज का 3.3। What is the question? At a room temperature, that is the 27 degrees Celsius, at a room temperature the resistance of the heating element is the 100 ohm. What is the meaning of the heating element?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हीटिंग एलिमेंट? तो ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो हीट एनर्जी जनरेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक टोस्टर होगा, इलेक्ट्रिक हीटर होगा, तो उसमें जो कोयल होती है उसको आप बोल सकते हो हीटिंग एलिमेंट। क्या बोल सकते हो भाई? नहीं याद ध्यान, अब नोट्स कंपेयर कर रहे हो क्या? नहीं तो यहाँ ध्यान दो। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर जब 27 हो तब रेजिस्टेंस कितना दिया भाई? 100 ओहम। तो मान के चलो हमने मान लिया उस रेजिस्टेंस को बोला R1। ठीक है, R1 रेजिस्टेंस कितना है भाई? 100 ओहम है। तब का टेम्परेचर हमें बता दिया है कितना है भाई? 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओहम? रेजिस्टेंस जब कितना मिले भाई? 117 ओहम मिले तब टेम्परेचर कितना होगा वो पूछा है हम। बट उसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर दैट इज द अल्फा, उसका वैल्यू भी दिया है 1.70 10⁻⁴ सेल्सियस इनवर्स। तो हमारे पास फॉर्मूला था ना उस दिन, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो उसका यूज करेंगे। R की जगह R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। R2 लाले है 117, R1 है हमारे पास 100, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1.7 10⁻⁴ T माइनस T0, T1 माइनस T2 माइनस T1 करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 1 रेफरेंस में लिए है। सो T2 फाइंड करना है, T1 है हमारे पास 27 ब्रैकेट ओवर। अब भाई जो लोग नहीं थे 11th में वो लोग कैलसी खास तौर पर चलाएंगे, 11th में यहाँ थे उनको तो ऑलरेडी पता है क्या करना है। तो इसको पहले 100 को सामने लगे तो 117 डिवाइडेड बाय 100 करो, दैट इज द 1.17। 1.17 माइनस 1 करो तो क्या बना? 0.17। ठीक है, ये वाली टर्म सामने गई तो 10⁻⁴ ऊपर गया -4 तो +4 हो गया, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 0.17 आया ना। मल्टीप्लाई क्या करो? 10,000 किया, डिवाइडेड बाय 1.7 करो, कर दिया तो पूरा हो गया। अभी T2 -27 है, -27 सामने गया तो +27, तो आपको क्या मिल जाएगा? T2 क्या है आंसर? 1027 डिग्री सेल्सियस हो गया आंसर। अब इसमें मैंने क्या किया, ध्यान देना, पहले 100 सामने ले गया तो 117 डिवाइडेड बाय हमने क्या किया? 100। देने 1 प्लस है ना, 1 प्लस है तो सामने गया तो -1। अब ये वाली टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो सामने गई तो डिवीजन में 1.7 इंटू 10⁻⁴। तो T2 -27 बना, सामने गया तो +27, तो बचा कौन? T2 आ गया आंसर। क्लियर हुआ? तो ये हमारा न्यूमेरिक नंबर था 3.3, एक्सरसाइज का होता है खत्म। उसके बाद थ्री 3.4 पहले 3.4 की बात करते हैं। स्मॉल करंट इज अ पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस मेजर टू बी 5 ओहम। मतलब एक नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पास किया जा रहा है किसके थ्रू? वायर के थ्रू, जिस वायर की लेंथ कितनी है भाई? 15 मीटर है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है भाई? 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाद में पेन से खेल लेना। रेजिस्टेंस भी दिया है, कितना है भाई? 5 ओहम। अभी 3.4 की बात चल रही है, ध्यान देना। What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल फाइंड करना है जब जो टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा? RA/L। R की वैल्यू 5,
ए की वैल्यू 6 × 10⁻⁷, एल की वैल्यू 15 मीटर, 2 × 10⁻⁷, कूलम मीटर नहीं होता, ओम मीटर। ओ भाई ओए टेलेंटेड बापा, छोकरा ने कक શીખવાડો તારે કેવું જોઈએ, ખાનદાન નો તારે નાક કાપ્યું એમ। हाँ? वो तो लेट हो गया ना अभी, तो इसका नाम भले ही यहाँ आया हो। चलो उसके बाद 3.5, A silver wire has the resistance 2.1 ohm at the 27.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब रेजिस्टेंस कितना है भाई 2.1 ओम है, तब टेम्परेचर कितना है भाई 27.5 डिग्री सेल्सियस। एंड रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू कितना है भाई 2.7 ओम है। ठीक है, कब, जब टेम्परेचर कितना हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, मतलब अल्फा फाइंड करना है। तो भाई देखो आप वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। लंबा चौड़ा हो जाएगा, बेहतर है हम यूज कर ले डेल्टा R अपॉन R1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। एक कौन है भाई પાછળથી કોઈ અવાજ કરે ના માણસ પાછળથી અવાજ કરે ને તો લોકો મોઢા ઉપર હાથ રાખે। ઓકે, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। डेल्टा R मतलब R2 माइनस R1, दैट इज द 2.7 माइनस 2.1। R1 कितना है भाई 2.1 एंड डेल्टा टी कितना है 100 माइनस 27.5। हो गया सेल, ठीक है। एनसीसी फर्स्ट बेंचेस वालों, एनसीसी છે કોણ આ પાવલી વાળું? चलो यहाँ ध्यान देना, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग द निक्रोम। हीटिंग एलिमेंट किसका यूज कर रहा है निक्रोम वायर का। ठीक है, मैंने बोला था ना निक्रोम वायर एज ए हीटिंग एलिमेंट काम आता है। मान के चलो टोस्टर है, या तो हमें याद है कि जब कॉलेज में थे ना तब क्या होता है कि भाई रूम के अंदर हम साथ में स्प्रिंग भी रखते थे। तो स्प्रिंग मतलब निक्रोम वायर से बनी होती कॉइल। ठीक है, तो मैगी बनानी है तो ये सारी चीज़ें मतलब प्लग में क्या किया, 2 वायर अच्छे से लेके आते थे, डायरेक्टली स्प्रिंग के 2 एंड पे लगाया और प्लग में डाल दिया, और वो जो स्प्रिंग थी वो हीटिंग एलिमेंट के तौर पर काम करती थी और मैगी बनाते थे। और कई बार पावर ओवरलोडिंग की वजह से वायरिंग भी जला देते थे, तब पता चल जाता था, तब दिक्कतें होती थी। तो गीज़र है उस चीज़ के तौर पर बहुत सी चीज़ें की थी मतलब। ठीक है, तो सारी चीज़ें मतलब कॉमर्स वाले भी तब फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कॉलेज में जाओगे, हॉस्टल में रहोगे तो ये सारी चीज़ें पता चलेगी। क्योंकि होता क्या है कि भाई मॉर्निंग में अप टू 9 o'clock तक गर्म पानी आता है, देन आफ्टर ठंडा पानी आता है। तो होता क्या है, वह उठने वाले लोग ही 9 o'clock के बाद होते हैं। ठीक है, तो गर्म पानी चला जाता है। और जब पानी चला जाए तो गर्म पानी लाए कहाँ से, तो विंटर में या तो 2 चीज़ें हो सकती है, पानी को हाथ लगाए, हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, गर्म पानी का अरेंजमेंट करो, तो वो स्प्रिंग का यूज़ कर लेते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, घर पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, पेरेंट्स को होगी, जो भी होगा वो। ठीक है,
तो क्या बोला, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग द निक्रोम कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट सप्लाई ड्रोज अ इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर। मतलब जब हम मान के चलो भाई हमारे पास एक निक्रोम एलिमेंट है, दिस इज द निक्रोम वायर, उसके अक्रॉस हमने सर्टेन पोटेंशियल अप्लाई किया है, कितना है भाई 230 वोल्ट, ठीक है 230 वोल्ट का सप्लाई दिया। अब हुआ क्या कि भाई पहले स्टार्टिंग में कितना करंट ड्रॉ कर रहा है इनिशियली 3.2 एम्पियर, उसके बाद कुछ देर बाद कितना करंट ड्रॉ हो रहा है 2.8 एम्पियर। क्यों ऐसा हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? स्टार्टिंग में करंट ज्यादा होता है, बाद में करंट कम हो जाता है, ऐसा क्यों? बोलो। નવું છે એટલે નવું હોય ને એટલે કરંટ હાઈ ફ્લો થાય, બરોબર છે? હા, નવા લગ્ન થયા હોય ને એટલે કરંટ હાઈ ફ્લો થાય, પછી ઘણો ટાઈમ થઈ જાય ને પછી એમ કે ભાઈ ભગવાન तो ये चीज किसने भाई ऐसी हंसी निकाली, मुंह से ही आवाज आई भाई। देखो अभी रेनी सीजन चल रही है, पेट गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, तो मुंह से ही आवाज आई, अच्छी बात है, ठीक है। और डेफिनेटली मुंह से ही आवाज निकालने में कहीं और से आवाज ना निकल जाए, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अभी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्योंकि रेनी, वैसे अभी क्या मिक्सअप सीजन चल रही है ना, अभी तो धूप निकल रही है, कभी कभी बारिश आ जाए, ठीक है, और गलती से पानी पूरी खा ली, आलू पूरी खा ली, ठीक है, तो ये दिक्कतें होती रहती है। चलो भाई इसका आंसर दो भाई। पहले करंट 3.2 एम्पियर ड्रॉ हो रहा है, अब 2.8 एम्पियर हो रहा है, ऐसा क्यों? तो भाई बैटरी लगा दी रेजिस्टेंस के साथ, हीटिंग एलिमेंट के साथ, तो भाई करंट तो सेम ही फ्लो होना चाहिए ना, तो करंट चेंज क्यों हो रहा है? तो भाई पहले करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो हीटिंग एलिमेंट क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज हुआ तो करंट क्या होगा, ड्रॉप होगा, करंट ड्रॉप होगा तो फिर से हीट थोड़ी सी कम जनरेट होने लगेगी, ठीक है, कम जनरेट होने लगेगी तो एक बैलेंस लेवल बन जाएगा, तो अब देन आफ्टर करंट स्टेडी करंट फ्लो होगा, दैट इज अ 2.8 एम्पियर, दैट्स कॉल्ड द स्टेडी स्टेट सिचुएशन। तो अब उसके बाद ज्यादा अब गर्म नहीं होगा, जो फिक्स टेम्परेचर है वही रहेगा हमारे हीटिंग एलिमेंट का। क्लियर हुआ? तो क्या बोल रहे हैं अब देखो, तो पहले 3.2 एम्पियर, बाद में 2.8 एम्पियर हो गया। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट? मतलब जब स्टेडी करंट 2.8 एम्पियर होगा तब स्टेडी टेम्परेचर कितना होगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो स्टार्टिंग में हीटिंग एलिमेंट कौन से टेम्परेचर पर होगा, रूम टेम्परेचर पर ही होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हमने V वोल्टेज अप्लाई किया, करंट हमारा इनिशियली I1 है, तो ऐसे केस में जो इनिशियल रेजिस्टेंस मिलेगा दैट इज द R1, ठीक है। वोल्टेज कितना है भाई, उसको वैसे ही रख देते हैं, रहने दो, ठीक है। और वोल्टेज V ही रख दिया, करंट की वैल्यू कितनी थी भाई, 3.28 एम्पियर थी, और इसके लिए हमें टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ, उसकी वजह से करंट ड्रॉप हो गया, और नया करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। मैंने यूज किया ओम्स लॉ का, वोल्टेज को V वैसे ही रख दिया, बट करंट की वैल्यू कितनी रख रहा हूं, 2.8 एम्पियर, और तब नया टेम्परेचर क्या होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R2 की वैल्यू हमारे पास है V अपॉन I2, R1 की वैल्यू हमारे पास है V अपॉन I1, बट I2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, दैट इज द 2.8, I1 की जगह क्या रख सकते हैं, 3.2, 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें यहां दी है, देखो 1.7, 10⁻⁴, T2 माइनस T1, T2 फाइंड करना है, T1 हमारे पास है 27, 3.2 डिवाइडेड बाय 2.8 करो,
3.2 डिवाइडेड बाय 2.8, हाँ +1 सामने गया, -1 करो, 1.7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में सामने गया तो डिवीजन में डिवाइडेड बाय 1.7 करो। दूसरी चीज 10⁻⁻⁴, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में सामने गया तो डिवीजन में ऊपर गया तो +4 हो गया, मल्टीप्लाई 10,000 करो। ऋषि भाई क्या सिखा है आपका? नहीं लाए? अच्छा, फ्रेमिंग करके रखना है। -27 सामने गया, +27 करो, कितना? इतना टेम्परेचर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक का? ओके, लास्ट न्यूमेरिक में फिर से चले जाता है। इसका मुझे आंसर दो। स्टार्टिंग 3.4 में क्या बोला था? स्मॉल नेग्लिजिबल करंट इज अ पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर and uniform cross section area 6 into 10⁻⁻7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity? तो भाई करंट का तो कुछ हमें काम ही नहीं आने वाला है। लेंथ दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है, रेजिस्टिविटी आराम से मिल जाएगा। फिर भी यहाँ करंट की इंफॉर्मेशन क्यों दी है? स्मॉल नेग्लिजिबल करंट, ऐसा क्यों बोला? क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला है ना, स्मॉल नेग्लिजिबल करंट इज पास थ्रू द वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर विच हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 into 10⁻⁻7 meter square and resistance measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at that temperature? बोलो, करंट क्यों स्मॉल पास कर रहे हैं? बोलो, क्या लग रहा है आपके हिसाब से? बोलो आस्था, कुछ बोल रहे हो ना भाई? करंट स्मॉल इसलिए पास कर रहे हैं, स्मॉल करंट पास करेंगे तो हीट कैसी जनरेट होगी? स्मॉल अमाउंट में, टू स्मॉल। हीट कम जनरेट होगी तो जो वायर है उसका टेम्परेचर का खास तौर पर चेंज नहीं होगा। मतलब जो टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वही टेम्परेचर रहेगा। अब मान के चलो आपने हाई अमाउंट का करंट पास किया रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ बोला है रेजिस्टेंस मेजर टू बी 5 ओम, मतलब थ्रू द प्रैक्टिकल ये चीज की गई है। रेजिस्टेंस जो मेजर किया है थ्रू द प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल किया होगा कौन सा? ओम्स लॉ वाला। अब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें मान के चलो आपने करंट की डिफरेंट वैल्यू के लिए वोल्टेज मेजर किया, वहां से हमें एवरेज रेजिस्टेंस मिला। बट होगा क्या? हमने हाई अमाउंट का करंट पास करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अल्टीमेटली रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई जो करंट पास करेंगे वो कैसा होगा? स्मॉल अमाउंट का। और आपने याद रखना, वे स्कूल एक्सपेरिमेंट जब करोगे, स्कूल में एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ वाला, तभी वहां करंट हम स्मॉल ही रखते हैं, मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में रखते हैं। स्मॉल मिली एम्पियर जितना होता है, माइक्रो तो नहीं होगा। तो उसका स्मॉल करंट का वैल्यू रखने का रीजन यही है ताकि हीट एनर्जी कैसी जनरेट हो? कम। और हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो पर्टिकुलरली रूम टेम्परेचर पर ही मिले, ना कि जो नया टेम्परेचर उस वायर का बनेगा वहां। क्लियर हुआ? तो ये चीजें थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं। थ्री पॉइंट थ्री, क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 3.3 में?
પ્રદીપ સર ને હું કહું છું તમે પેલા ને એક બે મારી લો એટલે પેલા મેડમ ને પણ સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય કે છોકરાને મારી એટલે પતે. તું શું ખાય છે? તું જ આ શું કહી છે? હેલો હેલો ओके चलो यहाँ ध्यान दो, ध्यान रख दो. तो विजित भाई હવેથી છે ને બધા ભાઈ સાંભળી લેજો, સીડી ઉતરી જવાની, બરોબર ને? થોડી મસ્તી ના જોઈએ, લિફ્ટમાં જવાનું જ નહીં. ક્યારે એવું થયું તારી યારે? પણ એમાં એવું હોય લિફ્ટ અટકેલી જ હોય, તું બટન દબાવે તોય ના આવે, તું અડધો કલાક નહીં કલાક ઉપર હોય તો બી નહીં આવે, તો સીડી ચડી જવાની. તો બધી ચલો, electric toaster uses the nichrome for its heating element. When a negligible small current passes through it, क्या बोला है? एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, निक्रोम यूज कर रहा है हीटिंग एलिमेंट के तौर पर. When negligible small current pass through it, its resistance at room temperature is found to be 75.3 ohm. मतलब एक निक्रोम है, अभी जो मैंने बताया था कि स्मॉल अमाउंट का करंट क्यों पास कर रहे हैं, टू मेजर द रेजिस्टेंस. कोई भी एलिमेंट का हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है तो बाय द यूजिंग ओम्स लॉ वी पास द करंट थ्रू दैट रेजिस्टर एंड वी मेजर द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एज वेल एज करंट एंड वी टेक द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. बट करंट कैसा पास करना पड़ेगा? स्मॉल. क्यों भाई? क्योंकि एरर को मिनिमाइज करना है. रेजिस्टेंस की वैल्यू में जो एरर आएगी ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, उसको मिनिमाइज करने के लिए स्मॉल अमाउंट का करंट पास कर रहे हैं. और हमें एट अ रूम टेम्परेचर बोल देता हूँ, उसको बोल देते हैं T नॉट, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, या तो T1 ही बोल देते, कोई दिक्कत नहीं है. और वहां हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मिला? 75.3 ओहम. इट इज R1 75.3 ohm. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current is settled after the few seconds at a steady state value 2.68 ampere. मतलब स्टेडी स्टेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो वोल्टेज अपॉन स्टेडी स्टेट करंट. वोल्टेज कितना दिया था? 230 वोल्ट, और स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू कितनी है? 2.68. आंसर क्या आएगा? 85.8 ओहम. और तब हमें स्टेडी स्टेट टेम्परेचर फाइंड करना है. मतलब देखो बोला है व्हाट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द निक्रोम एलिमेंट. द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द निक्रोम अल्फा की वैल्यू भी हमें यहाँ प्रोवाइड किया, दैट इज द 1.70 10⁻⁴ सेल्सियस इनवर्स. सो R2 is equal to R1 1 plus alpha 2 minus T1. इस बार मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट आंसर फाइंड करेंगे T2 का. R2 की वैल्यू है 85.8 डिवाइडेड बाय 75.3 करो, कर दिया. डिवाइडेड बाय 1.7 सॉरी -1 करो, कर दिया. डिवाइडेड बाय 1.7 करो, मल्टीप्लाई 10,000 करो और प्लस 27 करो. डिग्री सेल्सियस हो गया. लो क्लियर हुआ. सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 3.3 खत्म. भाऊ गणेश
गुजराती में बात कर सकता है? हाँ या ना? गुजरात में गुजराती ही बोलनी पड़ेगी, मराठी नहीं चलेगी। ठीक है, अभी आप सांगले सांगले बोलोगे, हमारा यहाँ बांगले बांगले हो जाता है। ठीक है, गणेश सिखाएगा। शिव, तुझे भी मराठी आ गई क्या? आनी चाहिए ना, बेटा है तेरा। ठीक है भाई, पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि महाराष्ट्र में सब लोग मारते हैं ना, तो यहाँ हम गणेश को तो मारेंगे नहीं, बट पूछेंगे भाई गणेश भाई ऐसा कुछ है क्या। बट उसको हम इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि वो एनसीसी वाला है, एनसीसी। ठीक है, और दूसरे दिन मान के चलो वो गन लेके आया, राइफल लेके, और अब हमें बोलेगा सर आप गुजरात में हो, कोई बात नहीं, बट आप फिर भी बोलो मराठी। तो मैं क्या बोलूंगा पता है? मराठी। महाराष्ट्र में लेके रह के मराठी बोलने का ऐसा बोले तो हम क्या बोले? ठीक है कोई बात नहीं, मराठी। नहीं दिक्कत भाई, समझने वाली बात क्या है भाई, जब वो फाइट करते हैं ना, मतलब उसको इंसिस्ट कर रहे हैं किसी बंदे को मराठी बोलने के लिए, तो बात करेंगे हिंदी में। भाई तू मराठी में बात कर, वो बोलेंगे हिंदी में, मतलब कुछ अलग ही मामला चल रहा है। अभी यहाँ तो अच्छा है, चलो भाई मराठी थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाएगी, ठीक है, बट मान के चलो साउथ में भेज दिया और बोलेंगे भाई तू मलयालम बोल, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, एक ही ऑप्शन बचेगा, भाई आपके अलावा कौन देखता है? एक ही ऑप्शन बचेगा, हम बोलेंगे मलयालम। ठीक है, नहीं हाँ, मुझे 3-4 वर्डिंग आ गए, मैं बोलूंगा पेरियप्पा सॉरी, मतलब बीच में कौन सी लैंग्वेज आ गई? पंजाबी। बड़े पापा, पेरियप्पा, पेरियम्मा, चिन्नम्मा, चिन्नप्पा, 4 वर्डिंग आ गए, हम बोलेंगे भाई हमें मलयालम आ गई। ठीक है, और नहीं उससे भी आपको बेहतर ऑप्शन चाहिए ना, तो डम बन जाए भाई मैं तो गूंगा हूं, और उससे भी बेहतर ऑप्शन चाहिए, मुझे सुना ही नहीं देता, मैं बोल पाता हूँ, सुना ही नहीं देता। तो भाई यहाँ मत स्टार्ट करो, अभी न्यूमेरिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हेलो भाई નથી થવું ભાઈ, ચોટાડી તો અહીંયા ધ્યાન આપને। फिर से हम गुजराती में आ गए, यहाँ ध्यान देना। हेलो, तो रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ द प्लेटिनम रेजिस्टिंग थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज द 5 ओहम। तो भाई क्या बोला है भाई, आइस पॉइंट दैट इज द 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम बोलेंगे भाई टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है तब रेजिस्टेंस कितना है भाई, 5 ओहम। स्टीम पॉइंट मतलब T2 टेम्परेचर दैट इज द 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5.23 ओहम। अब जब रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना हो रहा है भाई, 5.795 ओहम हो रहा है, तब टेम्परेचर T3 कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मतलब लाले हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है, मतलब अल्फा हम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा। बाद में फर्स्ट एंड थर्ड डेटा का यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, T3। क्लियर हो गया? हाँ, अब कई लोग बोलते हैं सर सेकेंड एंड थर्ड में दिक्कतें होगी, आंसर नहीं आएगा। 0 ही वाला रेफरेंस टेम्परेचर लेना पड़ेगा। जब आप T2 एंड T3 का यूज करके बाद में फाइंड करोगे तो आंसर नहीं आएगा।
मैंने बोला था ना कि अल्फा भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हमें फर्स्ट एंड थर्ड का ही डेटा यूज करना है। अब इसमें भी हम देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, क्या था, अल्फा इज इक्वल टू फ्रॉम, मैं अभी अलग मेथड से ट्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज आप 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट उसका यूज करके अल्फा फाइंड कर लो, ठीक है। और फर्स्ट एंड थर्ड के कॉम्बिनेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, बट इस बार हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन आर नोट होगा, डेल्टा आर अपॉन आर नोट की जगह हम क्या लिखेंगे, R1, क्योंकि हमने रेफरेंस किसको माना है, फर्स्ट, ठीक है, डेटा को। अब देखो तो डेल्टा आर मतलब, अब देखो दोनों केस में अल्फा कैसा होगा, सेम ही होगा ना, फर्स्ट एंड सेकंड डेटा, फर्स्ट एंड थर्ड डेटा, अल्फा कैसा होगा, सेम होगा। तो राइट साइड को हम कंपेयर करेंगे, डेल्टा आर मतलब चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे यहाँ R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी, अब डेल्टा टी कितना होगा, T2 माइनस T1 इंटू क्या होगा, R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R3 माइनस R1 अपॉन क्या होगा, R1 इंटू डेल्टा टी मतलब T3 माइनस T1। हो गया, दोनों साइड से R1 कट। R2 की वैल्यू कितनी है भाई, 5.23 माइनस 5 अपॉन T2 कितना है, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू R3 की वैल्यू क्या है, 5.795 माइनस 5 अपॉन क्या आएगा भाई, T3 माइनस 0 मतलब T3 को सब्जेक्ट बनाए, 5.795 माइनस 5 मतलब 0.795 इंटू 100, 5.23 माइनस 5.23, कैलसी चलाओ, आंसर क्या आएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आई थिंक बुक पे यही फॉर्मेट में दिया है, वेरीफाई करो तो। तो अब तक मैं क्या कर रहा था, ये वाले फॉर्मेट में कभी नहीं करवाया, तो कई बार डाउट्स लेके आते हैं स्टूडेंट कि सर ये कहाँ से आया, तो रिलेशनशिप हमने लिखा है, अल्फा को हमने कंपेयर किया और डायरेक्टली हमने सोल्व आउट किया। रिपीट कर रहा हूं, आप क्या करो भाई, पहला एंड सेकंड रिलेशन का यूज करो, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 का यूज करो और अल्फा फाइंड करो, एंड उस अल्फा की वैल्यू को 1 एंड थर्ड के लिए R3 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T3 माइनस T1 में अल्फा की वैल्यू जो आपको मिली वो पुट करो, तो ये आंसर आएगा। तो उस हिसाब से भी कर सकते हो, शॉर्ट में करना होता है ऐसे भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। क्लियर हुआ यहां तक का? तो एक क्या था हमारा एग्जांपल नंबर 3.4। आज यहां खत्म करते हैं, कल मोबिलिटी से स्टार्ट करेंगे।